तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस कंपनी के बारे में। बिजनेस क्या है, बिजनेस कैसे काम करता है और यहाँ पे आने वाले टाइम में क्या क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो पूरी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इस कंपनी के बारे में। FSN ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड यानी कि नायका को स्टार्ट किया गया था 2012 के अंदर। इसको स्टार्ट किया था फाल्गुनी नायर ने, जो कि इससे पहले कोटक महिंद्रा कैपिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुकी थी। इससे पहले फाल्गुनी नायर ने काफी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि अवीवा इंश्योरेंस, इसके अलावा और भी काफी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी रही हैं। इसके अलावा ये टाटा मोटर्स की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रह चुकी हैं, यानी कि एक सक्सेसफुल करियर के बाद उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था 2012 के अंदर। दोस्तों, नायका को एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में स्टार्ट किया गया था जहां से ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचा गया था। अगर हम नायका के नाम पे जाएं तो इस नाम को डिराइव किया गया था एक संस्कृत वर्ड से नायका, जिसका मतलब होता है कोई एक्ट्रेस, यानी कि कोई स्पॉटलाइट के अंदर हो जो आज के टाइम में। तो वहां से डिराइव करके इस नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल को स्टार्ट किया गया था। इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए नायका ने 2018 के अंदर नायका मैन को लॉन्च किया, यानी कि एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो कि पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कि मैन ग्रूमिंग के लिए एक प्रोडक्ट्स बेचता था। इसके बाद दोस्तों एक अच्छी लॉयल्टी और अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए नायका ने 2020 के अंदर नायका प्रो को लॉन्च किया, यानी कि ये एक प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम था जिसके थ्रू जो कि मेंबर्स होते थे इस प्रोग्राम के अंदर उनको प्रीमियम प्रोडक्ट्स दिए जाते थे नायका ऐप के थ्रू। अगर मैं क्रंच बेस के डेटा की बात करूं तो नायका ने अभी तक अप्रोक्सीमेटली 341.9 मिलियन यूएस डॉलर्स रेज किए हैं डिफरेंट फंडिंग के थ्रू। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात करें तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने नायका के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। मैक्स वेंचर्स, स्टीडीव्यू कैपिटल, टीपीजी ग्रोथ, टीवीएस कैपिटल। इसके अलावा डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल जायंट्स भी हैं जैसे कि सुंजील मुंजाल, हर्ष मरीवाला, अतुल निसार और इसके अलावा फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट। तो दोस्तों इससे आपको समझ में आएगा कि जो इन्वेस्टर्स रहे हैं इस कंपनी के अंदर वो काफी बड़े रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस शो करके अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि नायका सिर्फ एक लाइफस्टाइल स्टोर है जिसके थ्रू प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है। इसके अलावा नायका एक काफी फेमस कंज्यूमर ब्रांड भी है जिनके प्रोडक्ट्स को भी यूज किया जाता है। अभी तक हमने बात किया नायका की ऑनलाइन स्टोर्स के बारे में, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नायका का प्रेजेंस दोनों जगह पे है, यानी कि ऑनलाइन मीडियम से भी कस्टमर्स को रीच करते हैं। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन को यूज नहीं करते तो उनको रीच करने के लिए ये कंपनी ऑफलाइन स्टोर्स भी ऑपरेट करती आई। जो नायका की ऐप है वो काफी ज्यादा फेमस है। अगर मैं मार्च 2021 तक की बात करूं तो 43 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। अगर मैं टोटल जीएमवी की बात करूं यानी कि ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू की, तो 86% ऑफ देयर जीएमवी इज कमिंग फ्रॉम मोबाइल ऐप। तो आपको समझ में आएगा कि इनका ऑनलाइन प्रेजेंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से। ऑनलाइन के बाद अगर मैं ऑफलाइन स्टोर्स की बात करूं तो नायका के 78 ऑफलाइन स्टोर्स हैं जो कि 38 सिटीज के अंदर फैले हुए हैं, और ये ऑनलाइन स्टोर्स को 3 फॉर्मेट के अंदर ओपन करते हैं जो कि डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं ताकि अलग टारगेट सेगमेंट को अलग तरीके से रीच आउट किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों नायका की बात की जाए तो इन्होंने 20dresses.com, पीपा बेला ऐसे 2 कंपनीज है जिनका अभी तक इन्होंने एक्विजिशन भी किया है, यानी कि उनके बिजनेस को अपने बिजनेस के अंदर मर्ज कर लिया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। दोस्तों फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर जाने से पहले मैं बात करना चाहूंगा कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। डीआरएचपी से निकाल के पढ़ने का ट्राई करते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसे ऑपरेट करता है। कंपनी इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल पे ऑपरेट करती है और कंपनी के पास 18 वेयर हाउसेज हैं जो कि मेजर सिटीज के अंदर बने हुए हैं, यानी कि जब भी कोई ऑर्डर आता है ऑनलाइन मीडियम से तो इन वेयर हाउसेज के थ्रू उन ऑर्डर्स को फुलफिल किया जाता है। इसके अलावा कंपनी के ऑफलाइन स्टोर्स हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ा टाइम पहले ही बताया था, लेकिन वो कंपनी के जो 3 ऑफलाइन स्टोर्स हैं वो अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। पहला ऑफलाइन स्टोर का मॉडल है नायका लक्स, सेकंड है नायका ऑन ट्रेंड एंड थर्ड है नायका ब्यूटी कियोस्क। तो यानी कि तीनों अलग अलग टाइप के स्टोर हैं जो अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से टारगेट सेगमेंट को बेचते हैं। अगर मैं तीनों की बात करूं तो नायका लक्स में मेजरली प्रेस्टीजियस और लग्जरी इंटरनेशनल ब्रांड्स को बेचा जाता है, नायका ऑन ट्रेंड में बेस्ट सेलिंग फैशन प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है और नायका ब्यूटी कियोस्क में नायका के इन हाउस ब्रांड्स को बेचा जाता है। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि अलग अलग टारगेट सेगमेंट को टारगेट करने के लिए कंपनी ने अलग अलग तरीके के बिजनेस मॉडल्स को बनाया हुआ है। इसके अलावा कुछ और पिलर्स हैं जिसके ऊपर नायका काफी ज्यादा कंसंट्रेट करती है। सबसे पहला यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि यूजर को किसी भी टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिसके ऊपर काफी खास ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा कंपनी ने अपना काफी अच्छा कस्टमर सपोर्ट भी बिल्ड किया हुआ है ताकि अगर किसी भी कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सही तरीके से कंपनी के मैनेजमेंट तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों नायका अपना ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कंटेंट का काफी ज्यादा यूज करती है। अगर आप इनके यूट्यूब चैनल को देखें तो वहां पे इनके 1.1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं जहां पे एजुकेटिव कंटेंट डाल के अपने ब्रांड का अवेयरनेस क्रिएट करते हैं।
यूट्यूब के अलावा नायका का नायका नेटवर्क नाम का एक पीयर टू पीयर कम्युनिटी है जहां पे लोगों को एंगेज किया जाता है ताकि वो अपने क्वेश्चंस के आंसर भी पा सके और कंपनी के ब्रांड का अवेयरनेस भी किया जा सके। दोस्तों इसके अलावा कंपनी ब्लॉग्स भी क्रिएट करती है जहां पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी एंगेज किया जाता है ताकि लोगों को एंगेज करके एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करके अपने ब्रांड का अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। चलिए कंपनी के बाद अब बात करते हैं इंडस्ट्री को जानने का ट्राई करते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर कितना पोटेंशियल है आने वाले टाइम में ग्रोथ का। दोस्तों इंडस्ट्री को समझने के लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं, यहाँ पे आपको बताता हूं कि इंडस्ट्री में पिछले कुछ टाइम के अंदर कैसा ग्रोथ हुआ था और आने वाले टाइम में कितना कंपाउंडिंग ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको इंडिया ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट साइज के बारे में बता रहा हूं और ये सारे नंबर बिलियन रुपीज के अंदर बताए गए हैं। 2016 के अंदर ये नंबर 868 था, 2019 के अंदर ये नंबर 1267 बिलियन रुपीज पे पहुंच जाता है, यानी कि यहाँ पे कंपाउंडिंग ग्रोथ 13% का देखा गया था। 2019 से लेकर 20 के बीच में 12% का ग्रोथ और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2020 से लेकर 2025 तक ये पूरी इंडस्ट्री का ग्रोथ 12% के आसपास रहेगा, यानी कि जो करंट साइज 1120 का है वो आने वाले टाइम में 1981 बिलियन रुपीज पे पहुंच सकता है। तो यानी कि पूरे सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है आने वाले टाइम में। तो दोस्तों ये बात हुई अभी तक कंपनी के बारे में और उसके बाद हमने बात किया इंडस्ट्री के बारे में। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में ताकि उसके बाद हम एंड में डिस्कस कर सकेंगे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या प्रोज और क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं, यानी कि कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेस है। चलिए फाइनेंशियल नंबर्स जानने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, अगर मैं ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू की बात करूं तो 2019 के अंदर ये नंबर 1650 करोड़ का हुआ करता था, 20 के अंदर ये नंबर 2684 करोड़ पे पहुंच जाता है और 2021 के अंदर ये नंबर 4046 करोड़ पे पहुंच जाता है। वहीं पे अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 2019 के अंदर 1116 करोड़ का हुआ करता था, 20 में ये नंबर 1777 करोड़ पे पहुंचता है, 21 के अंदर ये नंबर 2452 करोड़ पे पहुंच जाता है। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करता हूं यानी कि एक्सपेंस निकालने के बाद, तो 2019 के अंदर कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और कंपनी का लॉस 24.5 करोड़ के आसपास का था। फाइनेंशियल ईयर 20 की बात करें तो कंपनी का लॉस थोड़ा कम होकर 16.3 करोड़ पे पहुंच जाता है, लेकिन कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 61.9 करोड़ का प्रॉफिट बुक करती है। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों के अंदर काफी अच्छा ग्रोथ किया। ग्रोथ करने के बाद कंपनी ने अपने मार्जिन को इंप्रूव किया, मार्जिन को इंप्रूव करने के बाद कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 20 के बाद 21 के अंदर अपने आप को एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना के दिखाया। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस की। सबसे पहले मैं बात करूंगा इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेंथ की। सबसे पहला जो कंपनी का स्ट्रेंथ है वो है कंपनी के नेटवर्क को लेके कि कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ कितने अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से कंपनी अपने ब्रांड का अवेयरनेस भी कर पाती है और इसके अलावा अपने कस्टमर्स को हमेशा के लिए एंगेज भी कर पाती है। तो ये जो कंटेंट फर्स्ट अप्रोच है वो कंपनी के बिजनेस मॉडल को बाकी प्लेयर्स की से काफी ज्यादा डिफरेंशिएट करती है और जो कंपनी को एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी देती है इन टर्म्स ऑफ देयर कस्टमर्स, इन टर्म्स ऑफ देयर रेवेन्यू। दोस्तों नायका का सेकंड स्ट्रेंथ है कि जो नायका का एसोसिएशन है बाकी ब्रांड्स के साथ, यानी कि इंटरनेशनल ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स जो कि नायका अपने स्टोर पे बेचता है उनके साथ काफी अच्छा एसोसिएशन है, जिसकी वजह से कंपनी काफी ज्यादा वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर कर पाती है अपनी ऑडियंस को, जो कि कंपनी के काफी अच्छा स्ट्रेंथ माना जा सकता है। अगले स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, वो ये है कि कंपनी का कस्टमर रिटेंशन बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप कंपनी के ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू की बात करेंगे जीएमवी की, तो वहां पे कंपनी का 70% उनका वैल्यू एग्जिस्टिंग कस्टमर से आता है। चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और काफी इंटरेस्टिंग नंबर दिखाता हूं जहां से आपको समझ में आएगा कि कंपनी का कस्टमर रिटेंशन कितना अच्छा है। 2019 के अंदर जो कंपनी का टोटल जीएमवी था उसका 55% कंपनी का एग्जिस्टिंग कस्टमर से आता था, 45% न्यू कस्टमर से आता था। और जब किसी कंपनी का बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नए कस्टमर्स पे हो जाता है तो एग्जिस्टिंग कस्टमर उनकी कंपनी से बाहर निकलने लग जाते हैं और कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं रहता। अगर मैं 20 की बात करता हूं तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर बढ़ के 66% हो जाता है और न्यू कस्टमर का कंट्रीब्यूशन 34% हो जाता है। आज के टाइम में कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन एग्जिस्टिंग कस्टमर का वो 70% का है, यानी कि 70% जो कंपनी का जीएमवी आता है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर से आता है। अगर कंपनी कुछ कम ग्रोथ भी करती है आने वाले टाइम में तो कंपनी का फिर भी रेवेन्यू काफी अच्छा इंटैक्ट रह सकता है। मैं बात करना चाहूंगा कि जो भी कंपनीज फैशन या रिटेल सेगमेंट में होती है वो बहुत ज्यादा खर्चा मार्केटिंग कॉस्ट के ऊपर करती हैं, लेकिन अगर आप नायका की बात करते हो तो कंपनी ने अपना मार्केटिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू काफी कम किया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। चलिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इंसाइट दिखाता हूं। 2019 के अंदर कंपनी का मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस
एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू 12.85% हुआ करता था। फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर वो नंबर कम होके 11.44% हो जाता है और करंटली 2021 के अंदर ये नंबर और कम होके 6.94% हो जाता है। और इसके अलावा जो कंपनी की सीईओ है फाल्गुनी नायर, उनका भी काफी अच्छा एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन रही हैं, जिनका काफी ज्यादा अच्छा करियर भी रहा है, जिससे काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है कंपनी को, जो कि कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेंथ के अंदर ऐड करता है। चलिए बात करते हैं कुछ वीकनेस के बारे में, यानी कि अगर इसका आईपीओ आता है और यहाँ पे आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो वो कौन से पॉइंटर्स हैं जिनके ऊपर आपको काफी ज्यादा फोकस रखना चाहिए। सबसे पहला वीकनेस है जिस पॉइंट के ऊपर कंपनी को काफी ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, वो है कंपनी का डिपेंडेंसी एक्सटर्नल ब्रांड्स के ऊपर। अगर मैं कंपनी के टॉप 3 एक्सटर्नल ब्रांड्स की बात करूं, उसके ऊपर कंपनी के टोटल जीएमवी का कंट्रीब्यूशन 24% के आसपास का है, यानी कि 1/4 इनका जो जीएमवी आ रहा है वो 3 ब्रांड से आ रहा है जो कि एक्सटर्नल है। तो अगर उनमें से कोई भी ब्रांड कंपनी से वॉकआउट करता है तो कंपनी के रेवेन्यू काफी बुरे तरीके से इंपैक्ट हो सकते हैं। तो आने वाले टाइम में कंपनी इस रिस्क को कैसे कम करती है वो आप सबको देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं सेकंड पॉइंटर की बात करूं तो कंपनी के कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स नहीं है कंपनी के किसी भी वेंडर्स और किसी भी पार्टनर्स के साथ। तो आने वाले टाइम में कंपनी उस चीजों को कैसे एड्रेस करती है वो भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आप सबके लिए, जो आपको काफी ज्यादा फोकस से देखना चाहिए। जब भी ई कॉमर्स की बात होती है तो जैसे कि नए ब्रांड्स है नाइका, इनको काफी ज्यादा टफ कंपटीशन मिलता है ऑनलाइन स्टोर से, जो कि पहले ही काफी ज्यादा एस्टेब्लिश प्लेयर हैं और जिनके पास काफी ज्यादा डीप पॉकेट्स हैं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे मिंत्रा की और अमेजोन की, जो कि काफी ज्यादा टफ कंपटीशन दे सकते हैं ऐसे न्यू स्टार्टअप्स को आने वाले टाइम के अंदर। दोस्तों कंपनी का थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी काफी ज्यादा बड़ा है इन टर्म्स ऑफ सोर्सिंग द प्रोडक्ट्स, उनको डिलीवरी करने के लिए। इन सब चीजों के लिए कंपनी थर्ड पार्टीज पे काफी ज्यादा रिलाई करती है और जब भी कंपनी थर्ड पार्टी पे रिलाई करती है तो वहां पे काफी तरीके के इश्यूज आ सकते हैं। तो कंपनी इन डिपेंडेंसीज को कैसे कम करती है वो आपको थोड़ा ध्यान से देख लेना चाहिए। दोस्तों एंड में बात करना चाहूंगा जो कि कंपनी की स्ट्रेंथ भी है, कंपनी की सीईओ फाल्गुनी नायर, तो उसके ऊपर कंपनी का बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। तो आने वाले टाइम में लीडरशिप के अंदर कैसे कंपनी अपने आप को और ज्यादा एक्सेल करती है और कैसे नए लीडर्स को लाया जा सकता है वो भी आप सबके लिए देखना होगा, क्योंकि कभी भी जब किसी भी कंपनी का एक लीडर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाता है तो वो एक रिस्क भी बन जाता है पूरी कंपनी के लिए। तो आने वाले टाइम में कंपनी इस रिस्क को कैसे डाइवर्सिफाई करती है वो भी आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो हम आपको नाइका के बारे में बताना चाहते थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।